नमस्कार स्टूडेंट। हमने आज हम एमएस से फोर्थ सेमेस्टर की राजनय सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में संभवतः राजनय का अर्थ, परिभाषा और लक्ष्य, राजनय की उत्पत्ति और विकास को अध्ययन कर लिए थे। संभवतः हमने क्या है, राजनय के प्रकार और नया एवं पुराना राजनय, उसके बाद राजनय की जो नई प्रवृत्तियाँ हैं, नई नई प्रवृत्तियाँ राजनय के, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया था लगभग, जिसमें शिखर सम्मेलन, शिखर है, संसदीय प्रजातंत्र है, सम्मेलनीय राजनय है और व्यक्तिगत राजनय है, एवं गुप्त एवं खुला राजनय है। इन सभी राजनय के बारे में हमने अध्ययन कर लिए थे, मगर हमने पहला यूनिट का संभवतः राजनय राष्ट्रीय शक्ति के साधन एवं यंत्र के रूप में या सीमाएं क्या हैं, इसके संभवतः इसके बारे में हम नहीं पढ़े थे, तो इसके संबंध में आज चर्चा कर लेते हैं। तो राजनय के जो एक राजनय कैसे राष्ट्रीय शक्ति के रूप में काम करती है, तो कहने का मतलब ये कि माना जाता है कि किसी जो राजनय और जो विदेश नीति है, राजनय कहने का मतलब ये होता है किसी भी राज्य की जो विदेश नीति है उसको क्या करने का, विदेशों तक पहुंचाने का काम करने का जो काम करती है, या विदेशों के विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो संबंध संधि स्थापित करने का या जो संबंध है उसे नियमन करने का या आगे बढ़ाने का जो काम है और राजनय के माध्यम से किया जाता है। तो माना जाता है कि किसी भी देश के जो आँख और जो कान है, या दो आँख के रूप में या नाक के कान के रूप में जो काम करते हैं, विदेश नीति और जो राजनय होता है किसी भी देश का क्या है, आँख और कान के रूप में काम करता है। इसके बिना कोई भी देश अपनी क्या है, उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है, अपने विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। मगर जो राजनय है कैसे एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के रूप में काम करती है, कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान परिवेश में आप लोग देखते होंगे कि अगर 2014 से पहले की 2014 से पहले की क्या है, अगर भारत की स्थिति अगर देखें, 2014 से अगर भारत की स्थिति देखें और 2014 के बाद का आज वर्तमान समय की परिस्थिति देखें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। परिवर्तन का कारण ये माना जाता है कि जो भारत की जो 1914 के बाद जो राजनीति की जो राजनयिक की स्थिति है, वो संभवतः उसमें बदलाव लाया गया है। माना जाता है कि जब पहले पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो उस समय वो क्या है, विश्व के लगभग 53 देशों का या हर छोटे देशों का या हर एक ऐसे देशों का वो भ्रमण कर रहे थे जिनसे शायद भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं था। और संभवतः भारत ने हर ऐसे छोटे देश में उन्होंने निवेश करना उचित समझा, जब वहाँ पर उन्होंने, जहाँ पर कोई देश जाना नहीं चाहते थे, जैसे कि भारत को दक्षिण अफ्रीका देश के बहुत सारे ऐसे, घाना है, चिली है, संभवतः 62 साल या 65 साल से पहले 65 साल से कोई राजनेता वहाँ पर नहीं गया है। ऐसे देशों में भारत की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जाने की कोशिश की। तो जाने की कोशिश की, कहने का मतलब है वहाँ पर जा गया, जैसे कि भूटान जैसे जैसे देश है, जहाँ पर एक ऐसे छोटे देश जहाँ पर भारत को कोई फायदा नहीं हो सकता भूटान से, मगर भारत ने भी वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर निवेश किया और वहाँ पर बिजली दे रहे हैं फ्री में, लगभग संभवतः बहुत ही कम दामों में। तो ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण से भारत 2014 की जो उसकी जो राजनयिक या कूटनीति की स्थिति है उसमें परिवर्तन लाया, और उन्होंने क्या किया, परिवर्तन लाने के साथ वो छोटे छोटे सभी देश हैं उनके साथ उन्होंने संबंध संधि बनाने की उन्होंने काम किया। कहने का मतलब ये माना जा सकता है कि आज वर्तमान समय में, क्योंकि ऐसे अगर किसी भी देश को अगर विश्व में अगर ताकतवर बनना है, तो हमेशा चाहिए कि विश्व के जितने भी ताकतवर देश है उन देशों के साथ क्या करें, आप अपना संबंध स्थापित करें, और जितने भी गरीब राष्ट्र है या छोटे छोटे राष्ट्र है उनके साथ क्या है, किसी भी प्रकार का अगर आप संबंध बनाते हैं तो उससे फायदा नहीं हो सकती। मगर आज वर्तमान समय को क्या माना जाता है, लोकतंत्री युग माना जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी एक लोकतंत्र के दौर से, संयुक्त राष्ट्र संघ भी लोकतंत्री संस्था के रूप में उससे जाना जाता है। वहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी किसके आधार पर लिए जाते हैं, लोकतंत्र के आधार पर या बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो कहाँ माना जाता है कि जहाँ जिस देश की जो क्या माना जाता है, जिस देश की जो राजनयिक व्यवस्था है वो बेहतर होता है, वो क्या माना जाता है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या कर सकता है, अपना कब्जा या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वो बेहतर माना जा सकता है। आज वर्तमान समय में देखें, आज महामारी या कोरोना के समय में भी भारत की जो राजनयिक परिस्थिति है उसके विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो संधि या समझौते या उसके साथ संबंध बनाने की जो स्वरूप है वो भी बेहतर माना जा सकता है। आज वर्तमान समय में क्या है, भारत विदेशों से सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं ला रहा है, बल्कि अपने पड़ोसी देश के जितने भी क्या है विद्यार्थी या अन्य लोग हैं, क्या है अलग अलग देशों में या विश्व के अलग अलग भागों में क्या है फंसे हुए। इससे हो के ये रहा है कि जैसे कि भारत की जो यान है वो जा रहा है, भारत की यान में क्या है 50 या 100 लोग लाने के लिए भारत के जो जो हवाई यात्रा है या हवाई जहाज है या जो जो भी हमारे साधन है वो विदेश जा रहे हैं। हमारे को क्या लाना है, विदेशों से सिर्फ एक देश में 50 लाना है, मगर हमारे यान में 150 सीट खाली है। तो हम उससे क्या कर रहे हैं, एक इसे राजनीतिक सोच भी या कूटनीतिक भी सोच माना जा सकता है, जिसमें क्या है हमारे देश के जो नेताएं हैं उन्होंने ये माना कि इसमें क्या जो 150 लोग हैं उसे ले आते हैं, इससे क्या होगा, हमें तो उसके पैसे मिल भी जाएंगे, उसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी जो छवि है वो बेहतर होगी। इससे क्या होगी, जो हमारी छवि सुधरने के कारण क्या है, अगर
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कभी भी विकट परिस्थिति पड़ जाती है तो उस परिस्थिति में हम उस संबंध को हम क्या कर सकते हैं, भुना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनय राष्ट्रीय शक्ति रूप में साधन यंत्र रूप में किस तरीके से काम करता है। होता यह है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखे होंगे कि विश्व की जहाँ पर एक और पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश है, या उसका क्या मानते हैं सैनिक गठबंधन का एक राष्ट्र है। उसी के साथ साथ क्या है, जो चीन है पाकिस्तान का आर्थिक रूप से मदद करती है। 1914-15 से पहले विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में मानने से इनकार करते थे। मगर आज वर्तमान समय में भारत की जो राजनयिक शक्ति है, राजनयिक दृष्टिकोण इतना बेहतर हुआ है, या विश्व के सभी देशों को इतना बेहतर तरीके से उन्होंने कन्विंस कराने की कोशिश की है कि आज वर्तमान समय में क्या है, विश्व के हर देश, या कहा जा सकता है कि भारत ने नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कराने निकले, या वहाँ पर जो लश्कर तोयबा के या जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी है उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कराने के बारे में उन्होंने क्या किया, पेशकश की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं कभी कभी क्या होती हैं, आज वर्तमान समय में देखें तो भारत की अगर राजनयिक अगर उसकी जो सोच है, उसकी जो शक्ति देखें, उसे सावधान के रूप में कैसे काम कर सकते हैं, उसका अगला उत्तर अगर ये देखें, अगला उसका उद्देश्य, अगला अगर उसका उदाहरण देखें तो आज वर्तमान समय में क्या है, जो विश्व के सभी देशों ने, भारत ने सभी देशों को बताया है कि भले भारत ने आज स्पष्ट रूप से चीन को ये नहीं कहा कि चीन ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो क्या क्या बोलते हैं आर्थिक विषमता पैदा हो रही है, जो संकट पैदा हो रही है, वो सभी चीन के कारण से हो रही है। वह ये भारत ने स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश नहीं की, मगर उन्होंने सभी देश को ये बताने की कोशिश की भारत विश्व के सभी देशों के लिए बेहतर माध्यम हो सकता है धन उपार्जन करने के लिए या कारखाने लगाने के लिए। इसके कारण से आज वर्तमान समय में चीन से जो हजार से ज़्यादा कंपनी है वो आज भारत आ रही है, और लगभग 300 से 400 कंपनियां आज वर्तमान समय यहाँ पर स्थापित कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये कि जो राजनय होती है एक देश की, क्या माना जाता है उसे जैसे कि राजनय और विदेश नीति को किसी भी एक देश की क्या माना जाता है, उसे आंख और कान माना जा सकता है। बिना राजनय और विदेश नीति के कोई भी देश अपने उद्देश्य को, जो विकास का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं कर सकता, या कहा जा सकता है किसी भी देश के जो विकास कितनी तेज गति से बढ़ेगा, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ेगा, वो क्या करेगा, वो राजनय ही निर्धारित करेगा कि ये विश्व में किस तरीके से संबंध माना जाता है कि 1945 से पहले अमेरिका का क्या था, विश्व के विभिन्न देशों के साथ किसी भी प्रकार का या वो किसी दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना वो नहीं चाहते थे। मगर 1945 के बाद उन्होंने देखा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर अपना वर्चस्व या अस्तित्व बनाकर रखना है तो क्या करना होगा, विश्व के हर देश को एक दूसरे पर निर्भर रखना होगा, और जिसकी बेहतर पॉलिसी होगी, जिसकी विदेशों से के साथ संबंध नियमन करने का बेहतर प्लान होगा, वही देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है, अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए विश्व के अमेरिका ने भी क्या 1945 के बाद उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, विश्व के भिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करना प्रारंभ किया। और आज माना जा सकता है कि विश्व अमेरिका एक अकेला ऐसा देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब्जा करके रखा है, वो उसके संबंध के कारण। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका अगर अकेला विश्व के सभी देशों के साथ नियंत्रण बनाकर रखना चाहे तो ये असंभव सी नीति है, क्योंकि अगर अमेरिका अगर विश्व के सभी देशों से अगर लड़ेगा तो लड़ नहीं पाएगा। ये उनका लड़ने का, ये विश्व के सभी देशों को क्या है, डराने का, धमकाने का जो काम करते हैं, उसके जो सैनिक संगठन है नाटो और सीटो, इसके माध्यम से कर पाता है। ये कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपनी राजनयिक संबंध के कारण विश्व के जितने भी सैनिक संगठन के माध्यम से जितने देशों को उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है, वो राजनय के कारण है, क्योंकि उन्होंने इस संबंध के आधार पर उन्होंने ये निश्चित किया है कि जितने भी देश उसका सहयोग प्रदान करेंगे उन सभी देशों को क्या करेगा, सैनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से मदद प्रदान करेगा। इसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी जो राजनय है, उसकी जो स्वरूप है, उसके आधार पर क्या किया। तो कहने का मतलब ये माना जा सकता है कि किसी भी देश के जो आर्थिक विकास है, एक देश किस तरीके से अपना अस्तित्व इस दुनिया में बिठा कर रखे, इन सभी चीज़ों को क्या है, कैसे स्थापित करेगा, ये सभी किसी भी देश की जो राजनय है, किसी भी देश की राजनय, एक राष्ट्र कितने ताकतवर है और कितने ताकतवर नहीं है। कहने का मतलब ये कि किसी भी देश की जो कूटनीतिक जो व्यवस्था है, उसकी दृष्टिकोण है, अगर बेहतर है तो क्या कर सकता है, अपने आप को, एक कमजोर राष्ट्र भी अपने आप को क्या कर सकता है, एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। अगर किसी भी देश की अगर राजनय अगर बेहतर नहीं है तो क्या कर सकता है, वो ताकतवर होने के बावजूद वो क्या नहीं कर सकता, अपना प्रभाव दुनिया में नहीं छोड़ सकता। ये सभी चीज़ें क्या है, राजनय कूटनीतिक परिस्थिति के आधार पर निर्भर करती है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है। ये सिर्फ उस देश की राजनय के माध्यम से जाना जा सकता है। अगर किसी देश का राजनय अगर ज़्यादा मजबूत है तो भले वो आंतरिक तरीके से कमजोर देश हो,
मगर कोई दूसरा देश उस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सकता है। अगर कोई भी देश, किसी देश का राजनय अगर मजबूत, अगर कमज़ोर है और उसका जो क्या करने का जो कार्य है, उसका जो आंतरिक भाग कितने भी मजबूत हो, मगर उसमें क्या है, कोई भी देश क्या कर सकता है, आसानी से उसको परास्त कर सकता है। ये इसके संबंध में ये माने जाते हैं राष्ट्रीय शक्ति के साधन, अगर अगर साधन के रूप में कैसे एक देश को ताकतवर बनाया जा सकता है। मगर फिर भी क्या है, जो राजनय के राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में, यंत्र के रूप में काम तो काम करता है किसी देश को आगे बढ़ाने पे, मगर उसकी कुछ सीमाएं भी होती है कि वो किसी सीमा के बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमने क्या है, जो राजनय के जो प्रकार है, सामान्यतः हमने राजनय के प्रकार में हमने देखे, राजनय के प्रकार में नया राजनय, नया राजनय कहने का मतलब ये नया राजनय या पुराना राजनय। तो नया राजनय में क्या होता था, नया राजनय की जो शुरुआत है मुख्यतः माना जाता है 1945 के बाद माना जाता है, जिसमें क्या किया गया है, नया राजनय में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संधि या समझौते का निर्माण करने का जो कार्य है वो खुला रूप में या विश्व के सभी देशों के सामने किया जाने वाला था। मगर जो पुराना राजनय है, उसके जो जो पुराना राजनय है वो जो नया राजनय से जस्ट विपरीत माना जाता था। इसमें क्या हो जाता था, इस प्रकार के जो राजनय होते थे, जो संधि समझौते होते थे, वो गुप्त रूप से बनाए जाते थे। और कई 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 वजहों से क्या है, जो गुप्त राजनय है वजहों से कई बार क्या होता है, युद्ध की स्थिति पनप जाती थी। इसको ध्यान में रखकर फिर क्या है, नए राजनय की शुरुआत किया जाने लगा, जो मुख्यतः विश्व के विभिन्न देशों के मध्य क्या किया जाने लगा, विश्व के एक से दो से अधिक देशों के मध्य क्या संधि समझौते का खुले रूप में बनाया जाने लगा, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति ना पनपे। इसमें जो पुराने राजनय है, नए राजनय है, उसकी कुछ नई प्रवृत्तियां जन्म ली, जिसके आधार पर संधि समझौते का निर्माण कराया जाने लगा, शिखर सम्मेलन, जिसमें राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसके माध्यम से संसदीय राजनय, एक क्या है, क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से प्रजातंत्रात्मक राजनय। कहने का मतलब ये है कि राज्य के जो अधिकारी है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसके बाद सम्मेलनीय राजनय, सम्मेलन के माध्यम से व्यक्तिगत राजनय, दो राष्ट्रों के व्यक्तिगत जो राष्ट्राध्यक्ष उसके माध्यम से खुला एवं गुप्त राजनय। खुला एवं गुप्त राजनय का मतलब वही है कि खुला राजनय कहने का मतलब विश्व के सभी देशों के मध्य संधि या समझौते का निर्माण करना, जहाँ विश्व के सभी सभी देश इसके बारे में अवगत रहें या इसके बारे में जानकारी रखें। और गुप्त राजनय का मतलब वही है कि जहाँ पर जिसके बारे में जानकारी विश्व के ज़्यादातर देशों को नहीं होते थे। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्यतः राजनय के जो प्रकार हैं, राजनय के जो प्रकार है, जिसके संबंध में जो सामान्य जानकारी आपको सबको होनी चाहिए। तो राजनय के प्रकार 21वीं शताब्दी में को संघर्षों का एवं बहुत ज़्यादा तीव्र एवं प्रौद्योगिक क्रांति का काल माना जाता है। इसमें राजनय का जो महत्व है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या है, इस अध्याय में राजनय के खुला राजनय, गुप्त राजनय, संयुक्त राजनय, प्रचार राजनय, व्यक्तिगत राजनय, सर्वाधिकारवादी राजनय, पुराना राजनय, नवीन राजनय और सांस्कृतिक राजनय, युद्धपोत राजनय और आदि राजनयों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खुला राजनय। तो आधुनिक युग में भले ही गुप्त और खुले दोनों राजनय का उपयोग होता है, मगर फिर भी क्या है, राज फिर भी राजनय का जो इतिहास है गुप्त रूप से खुले राजनय की ओर ज़्यादा अग्रसित रहे। वर्तमान समय में खुला राजनय की जो प्रवृत्ति है प्रचलित है, मगर आज वर्तमान समय में क्या है, आज राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि और समझौते आदि राजनयिक व्यवहार किया जाता है, उन सब की जानकारी सामान्य जनता को हो जाती है। और प्रायः सभी प्रजातांत्रिक राष्ट्रों द्वारा खुले राजनय का सहारा लिया जाता है। खुले राजनय से तात्पर्य है कि राजनय का जन आकांक्षाओं को प्रभावित एवं संचालित होना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही इस प्रकार की जो राजनय है समर्थन किए जाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सिद्धांतों में पहला यही था कि सभी शांतिपूर्ण समझौते खुले रूप में किए जाने चाहिए, चाहे तथा राजनय का संचालन जनतांत्रिक तरीके से हो, बहुमत की राय अनुसार से किया जाए। श्री विल्सन ने खुली वार्ताओं में विदेशी संबंधों का प्रजातांत्रिक निर्माण पर बल दिया था। उनका मानना था कि जो आधा से ज़्यादा जो युद्ध की स्थिति है वो क्या है, जो गुप्त रूप से जो क्या करते थे, गुप्त रूप से जो संधि समझौते के निर्माण करते थे, और कई देश पीछे हट जाते थे। पीछे हट जाने के कारण क्या है, किसी एक देश को नुकसान होता था, नुकसान होने के कारण फिर क्या है, युद्ध की स्थिति पनप जाती थी। इसी को ध्यान में रखकर क्या किया गया था, खुले राजनय के बारे में चिंतन की गई थी। मगर खुले राजनय किया जाता है, उसका लाभ क्या होता है, तो पहला लाभ यह होता है कि आवश्यकता के समय जनता द्वारा धन और जीवन का बलिदान भी दिया जाता है। इसलिए इस सरकार क्या करता है, द्वारा उन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौते से अवगत कराता रहता है। पहले क्या होता था, संधि समझौते होते थे, जनता को बताया नहीं जाता था। नहीं बताए जाने के कारण क्या होता था, उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, और सरकार उसके अगर किसी भी प्रकार की पैसे की और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वो मांग नहीं पाती थी। मगर क्या हो रहा है, आज वर्तमान समय में खुले राजनय होने के कारण क्या है,
खुले राजनय होने के कारण अगर किसी प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी जनता से दे देता है। उसके साथ साथ दूसरा फायदा ये है, खुले राजनय की व्यवस्था से महत्वपूर्ण विषयों पर व्यक्तिगत रूप में विचार विमर्श किया जा सकता है और समझौता हो जाने के बाद उसे जनता के लिए जानकारी हेतु प्रकाशित भी किया जा सकता है। तीसरा फायदा इसके ये होती है कि यदि राजनयिक कार्यों द्वारा जनता का संरक्षण एवं नियंत्रण रहेगा तो राजनीतिज्ञ विनाशकारी युद्धों का वातावरण नहीं बना सकेंगे और जनता को जबरदस्ती युद्ध में नहीं झोंक सकेंगे। उसके बाद अगली फायदा इसमें यह है कि प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायित्व तो रहता है, वो कभी भी गलत प्रकार के कार्यों को नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है दूसरा प्रकार का जो राजनय है उसे गुप्त राजनय कहा जाता है। गुप्त राजनय के अंतर्गत किए जाने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं वो गुप्त रखी जाती है। इस प्रकार इसकी जो जानकारी ज़्यादातर वो जनता को प्रदान नहीं कराया जाता। इस प्रकार के जो राजनय है ज़्यादातर तानाशाही देशों में किया अपनाया जाता है, किंतु यह वही तक सीमित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने इटली तथा अन्य राष्ट्रों में गुप्त संधि अनेक वादे किए थे ताकि तटस्थ रखा जा सके और अपने पक्ष में कार्य किया जा सकते। कहने का मतलब है कि समय समय पर जो राष्ट्र है किसी अन्य राष्ट्र को उसकी जानकारी ना हो, इसलिए भी क्या किया जाता है, कई बार गुप्त राजनय या संधि समझौते कराए जाते हैं। मगर गुप्त राजनय के जो फायदे हैं, विश्व के सभी देशों ने क्या है गुप्त राजनय कराए, मगर इसके फायदे क्या हुए? तो माना जाता है कि अगर यदि देश में नीतियों का नियोजित सही तरीके से चलाना है तो उसका गुप्त रखना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि अपने देश में जो जो अपने राज्य को नीति नियम को सही तरीके से चलाना है अपने राज्य को, तो उसको गुप्त रखना जरूरी है। अगर कई बार क्या होता है आपके जो नीति नियम है राज्य की संचालित करने का, अगर गलत लोगों के हाथ अगर लग गया तो क्या कर सकता है, राज्यों में वो अशांति का माहौल पैदा कर सकता है। इसलिए गुप्त राजनय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ यदि गुप्त राजनय का आचरण न किया जाए तो राजनयिकों को प्रचार में रुचि लेनी होगी तथा वो अपने कर्तव्यों के इस महत्व से हट जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर गुप्त राजनय नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद क्या करना होगा, हमें फिर प्रचार करना प्रारंभ कर देंगे अपनी जो पावर है, शक्ति है, फिर विदेशों को बढ़ा चढ़ाकर बताना जरूरी हो जाएगा ताकि वो किसी प्रकार से हम पे हमला आंतरिक भागों में किसी प्रकार का प्रहार ना करे या बाहरी तौर पर प्रहार ना करे। उसके साथ साथ गुप्त राजनय में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक सौदेबाजी की जा सकती है, क्योंकि इसमें राजनय जनता की आलोचना से बचे रहते हैं, जबकि खुले राजनय में सौदेबाजी करते समय राजनय निर्णय लेने में हिचकिचाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार कई होती है राष्ट्रीय हित में जो विषय होता है जिसे जनता को जानने का जरूरी नहीं होता, ऐसे विषयों को क्या किया जाता है, गुप्त रूप से रखा जाता है। कई बार क्या होता है, अगर कई बार इस प्रकार की चीज़ों को जनता अगर जान जाती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, जो सामान्य जनता इसके आवश्यकता और महत्व को नहीं जान पाती, तो उसको गुप्त रूप में रखा जाता है ताकि इसके संबंध में निर्णय लेने में कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ खुले राजनय की समस्या का निर्धारण गुप्त राजनय में ही है। कहने का मतलब है खुले राजनय के अंतर्गत पत्रकारों, सांसदों एवं प्रमुख अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने सूचनाएं एवं रहस्य उद्बोधन घटनाओं का करने वाली होती है। ये सूचनाएं राष्ट्रों के मध्य संबंधों को कटु बना देती, जैसे कि पेंटागन पेपर्स के कारण भारत अमेरिका के अथवा अमेरिका में 22 एडमिरल के साक्ष्य के कारण जापान और अमेरिका के संबंध कटु हो गए थे। कहने का मतलब ये कि कई ऐसे जो संधि होते हैं इसके कारण से दो देशों के मध्य संबंध खत्म हो जाते हैं, समाचार पत्र छाप देते हैं। इसी कारण से कई बार क्या होते हैं, जो संधि और समझौते वो क्या करते हैं संधि और समझौते को गुप्त रूप में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है जो अगला जो राजनय है वो उसके बाद आता है जो खुला गुप्त राजनय हमने जान लिया, मगर जो खुला गुप्त राजनय है उसमें अंतर क्या होता है, समानता क्या होती है। तो प्रारंभ से लेकर आज तक गुप्त और खुले राजनय के बीच विवाद चलता रहा। गुप्त राजनय के समर्थकों को मत है खुले राजनय में वार्ताकार लचीले नहीं होते हैं। एक बार एक आधार पर बिंदु बनाकर क्या करते हैं, वार्ताकार पीछे नहीं हटते कि उसके प्रत्येक कार्रवाई विश्व नाट्यशाली के रंगमंच में तेजी से बदलती प्रकाश होती रहती और अतः अन्य प्रायः वार्ताएं सफल असफल रहती। किंतु इस मत के विरुद्ध एक प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी गुप्त वार्ताएं सफल होती? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो गुप्त राजनय है और जो खुले राजनय दोनों क्या होते हैं, सफल होते हैं, मगर कभी कभी क्या है, दोनों प्रकार की जो राजनय वो असफल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा प्रकार के जो राजनय है वो दुकानदार जैसा राजनय माना जाता है। तीसरा प्रकार इसमें इस प्रकार के जो राजनय है ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया जाता है, जो जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में जिस प्रकार का राजनय अपनाया जाता है उसे दुकानदार जैसा राजनय कहा जाता है। प्रोफेसर निक्सन के मतानुसार से वहाँ के राजनय में सभी विशेषता पाई जाती है जो व्यापार कार्य के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि दुकानदार राजनय। जैसे राजनय का समर्थन करते हुए कहा जाता है कि राजनय के दूसरे रूपों में अपेक्षा में यह अधिक नैतिक है, इसमें सफलता के अवसर अधिक रहते हैं। दुकानदार जैसे राजनय में के आलोचकों का कहना है कि ब्रिटिश राजनय
भ्रमपूर्वक व्यापक एवं व्यवस्थित होता है। ब्रिटिश राजनयिक की सफलता का रहस्य यह नहीं है कि वह दुकानदार जैसा, वरन यह है कि उसके पीछे शक्ति है। 1956 के स्वेज नहर विवादों में ग्रेट ब्रिटेन को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी, क्योंकि वह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नहीं था और उसे संयुक्त राज्य की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहने का मतलब ये कि जब ऐसी राजनयिक को क्या कहा जाता है, एक प्रकार की जो अवसरवादिता राजनयिक, जहाँ पर क्या माना जाता है कि जहाँ पर आपकी ताकत और शक्ति नहीं है अपनी बात को मनवाने के लिए, वहाँ पर क्या कर जाना चाहिए, एक राज्य को पीछे हट जाना चाहिए। इस प्रकार के जो राजनयिक को क्या कहा जाता है, दुकानदार राजनयिक कहा जाता है। कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है उसी प्रकार की क्या किया जाना चाहिए, संधि समझौते का निर्माण करना चाहिए और अपनी नीतियों को अपनाना चाहिए। ये हो गया दुकानदार जैसा राजनयिक। उसके बाद आता है चौथा आता है यौद्धिक राजनयिक। तो यौद्धिक राजनयिक यह राजनयिक अन्य रूप से यौद्धिक, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार के जो राजनयिक हैं, एक यौद्धिक राजनयिक को इसे क्या माना जाता है, यह समझौते में विश्वास नहीं रहता तथा युद्ध के वातावरण को अत्यधिक उत्तेजित करने के लिए जो सर्वथा क्या रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार के राजनयिक को क्या कहा जाता है, यौद्धिक राजनयिक कहा जाता है। दुकानदार जैसे तथा यौद्धिक राजनयिक के बीच अनेक भिन्नताएं परस्पर विरोधी विशेषता पाई जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि शक्तिशाली देश यथास्थिति के समर्थक होते हैं और दुकानदार जैसे राजनयिक को अपनाते हैं, किंतु कम शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र यथास्थिति व्यवस्था को चुनौती देते हैं तथा उसे बदलने का प्रयास करते हैं, वे यौद्धिक राजनयिक का समर्थन करते हैं। यह नियम पूरी कठोरता के साथ लागू नहीं होता, क्योंकि अनेक शक्तिशाली राज्य यौद्धिक राजनयिक का आचरण करते हैं और अनेक कमजोर राष्ट्र दुकानदार जैसा अपनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो यौद्धिक राजनयिक है, इस प्रकार के राजनयिक होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, विश्व के विभिन्न देशों के साथ संधि या समझौते या इसको प्रभावित करने का जो कार्य है, ये युद्ध के माध्यम से जब करना प्रारंभ करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, यौद्धिक राजनयिक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अगला जो राजनयिक है, संयुक्त या सहमिलन राजनयिक। संयुक्त राजनयिक का अर्थ है, संयुक्त राजनयिक का अर्थ है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर एक क्या करना, एकता पूर्व संबंध स्थापित करना को क्या कहा जाता है, विशिष्ट या संयुक्त या सहमिलन राजनयिक कहा जाता है। भारत में पिछले 2 दशकों से संयुक्त गठबंधन की सरकार हम देख रहे हैं कि प्रथम बार अगस्त भारत में जुलाई 1979 में देसाई सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह की जो सरकार बनी थी, वह गठबंधन की सरकार थी। राष्ट्रों के सम्मिलन की प्रक्रिया उतनी पुरानी है जितना कि स्वयं राष्ट्र किसी समान शत्रु से रक्षा करने के अथवा युद्ध में विजय प्राप्त करने अथवा समान आर्थिक लाभ उठाने जैसे उद्देश्यों से प्रेरित कर राष्ट्रों में सम्मिलन की प्रक्रिया होती है। और मोहम्मद गौरी का मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने विभिन्न राष्ट्रों से सहायता ली। शक्ति संतुलन के लिए ये राष्ट्रों के सम्मिलन होता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जब नीति अपनाए जाते हैं व्यवस्था स्थापित करने के लिए, तब उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त या सहमिलन राजनयिक कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रचार द्वारा राजनयिक। तो वर्तमान युग को सूचना एवं प्रसारण का युग माना जाता है, जिसमें प्रचार अपनी विशेष भूमिका रखता है और राजनयिक में प्रचार की अधिक प्रमुख भूमिका बढ़ने की वजह से प्रचार द्वारा राजनयिक चल पड़ा है। राजनयिक निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक देश प्रचार का तकनीक का उपयोग करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, इंस्टाग्राम, प्रेस आदि इदारे क्या करते हैं, अपने पक्ष में वातावरण को बनाने के लिए जो काम करते हैं, इस प्रकार की जो नीति अपनाती है उसे क्या कहा जाता है, प्रचार द्वारा राजनयिक कहा जाता है। उसके बाद आता है अगला आता है जो व्यक्तिगत राजनयिक। जब राजनयिक संधियाँ वार्ताओं में जब देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, जब संधिया समझौते के निर्माण कार्य में जब भाग लेते हैं, तो अब इस प्रकार के जो राजनयिक होते हैं उसे व्यक्तिगत राजनयिक कहते हैं। उसके बाद आते हैं सर्वाधिकारवादी राजनयिक। सर्वाधिकारवादी राजनयिक 20वीं शताब्दी तक पुराने पद्धति से राजनयिक विद्यमान था, परंतु 20वीं शताब्दी में प्रारंभ होते ही अनेक प्रकार की राजनयिक पद्धति का उदय हो गया, जिसमें सर्वाधिकारवादी राजनयिक नवीन पद्धति के रूप में उभरा है। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से स्थान पर तानाशाही तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें देश के राजनयिक का संचालन उच्चतर स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ये नेता प्रचार और प्रसार के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा वास्तविक लक्ष्यों को छिपाए रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी राज्य की जो राजनयिक है, किसी भी देश की विदेशी संबंधों के साथ समन्वय करना या संचालन करना, जब किसी तानाशाही व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, उच्च स्तर के व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जाता है, तब उसे सर्वाधिकारवादी राजनयिक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पुराना राजनयिक। उसके बाद आते हैं पुराना राजनयिक। तो जब से राज्यों की उत्पत्ति हुई तब से पुराना राजनयिक प्रचलित है। पुराना राजनयिक प्रारंभ यूरोप में 15वीं शताब्दी से प्रारंभ से माना जाता है। प्रारंभिक विकास की अवस्था में केवल यूरोप में था, बाद में धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में ये पद्धति फैलने लगा।
पुराना राजनय लगभग 15 वर्ष से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक प्रारंभ तक 1914 तक माना जाता है। पुराने राजनय के काल में अंतर्राष्ट्रीय सरकार मुख्य रूप से अपने मित्र राष्ट्रों दूसरों से मित्र तोड़ने का कार्य करते थे। इतने पर यूरोपीय राजा परस्पर मित्र एवं घनिष्ठ व्यवहार करते थे। तत्कालीन राजतंत्रीय एवं कुलीन तंत्रीय व्यवस्था पश्चिम यूरोप की एकता की भावना को प्रभावित करती है। केम पणिकर के अनुसार से पुराना राजनय मित्रतापूर्ण, मानवीय तथा विनम्र कला है। यह पारस्परिक सहिष्णुता के आधार पर संचालित किया जाता था। मगर क्या है, फिर भी क्या है, जो अगर पुराना राजनय वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करती थी। अगर पुराने राजनय की अगर विशेषता देखें तो मुख्य तौर पर पुराना राजनय है वो क्या करने का, महाशक्तियों का छोटी शक्तियों में भेद रखता था। उसके साथ साथ यूरोप की प्रभुता को बचाने का काम करता था। महाशक्तियों का दायित्व एवं निरंतरता एवं गोपनीयता का संधिवार्ता एवं व्यावसायिक राजनीतिक सेवा करने का काम करता था। उसके साथ उसमें अगर गुण दोष देखें तो पुराने राजनय गुप्त संधियों को प्रोत्साहित ज़्यादा करता था, जिससे क्या विवाद की स्थिति बन सकती थी। फिर उसके बाद आते हैं नवीन राजनय। तो नवीन राजनय अगर देखें तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद नई राजनय का शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि पुराने राजनय की समाप्ति के कारण मुख्य कारण यही पूर्व पश्चिमी के बीच जो अंतर बढ़ा, उसके कारण से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक मान्यताओं एवं आर्थिक विकास एवं जीवन का रहन सहन पूर्णतः भिन्न है। और आधुनिक राजनयिक विचारकों को काल में दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग 19वीं शताब्दी तक राजनय और द्वितीय भाग में 1914 के बाद राजनय में समावेश किया गया। 19वीं शताब्दी तक का राजनय को क्या माना जाता है, 19वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। इसके साथ ही राजनय में स्वरूप तथा क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहा। इस काल में राजनय का मुख्य केंद्र यूरोप रहा और इस समय विश्व के अधिकांश क्षेत्र प्रजातंत्रीय और अग्रसर हो रहे थे। इसलिए राजनय में भी नई दिशाएं खोजी जाने लगी। और इस काल में राजनय को जिन तत्वों ने प्रभावित किया, मुख्यतः जनमत का प्रभाव और यातायात के साधनों में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना, इन सभी चीज़ों ने क्या किया है, जो प्राचीन जो राजनय है उसको क्या करने का, खत्म करने का कार्य किया। क्योंकि विश्व के सभी देश के जो लोग हैं जनमत संग्रह करना प्रारंभ किया और जनता के आधार पर क्या है, सरकार का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिसके कारण से जो पुरानी राजनय वो खत्म होने लगी, क्योंकि उनके द्वारा जो संधि समझौते का निर्माण कराया जाने लगा उसको जनता को बताना पड़ा। इस कारण से क्या है, उसका प्रभाव जो कम हो गया। उसके साथ साथ यातायात के साधनों का जो प्रभाव सुधार तेज गति से हुआ, इसके कारण से भी क्या है, जो पुराने राजनय है वो खत्म होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय समाज की जो भावना, विश्व के सभी देशों के लोग हैं एक साथ रहने की जो सोच है, उसने भी क्या किया, जो पुरानी राजनय है उसको बंद करने का काम किया और ख़त्म करने का काम किया। मगर 20वीं शताब्दी में क्या है, 20वीं शताब्दी के बाद दोबारा नए राजनय का शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि 20वीं शताब्दी के पूर्व तक सभी देश के अपने अपने दायरे में थे, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते विश्व के सब अनेक देश साम्राज्यवादी नीति के ने पड़ोसी देशों के शत्रु बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। और यहीं से 20वीं शताब्दी में नए राजनय की शुरुआत होना प्रारंभ कर दिया, ताकि विश्व के सभी देश अपने दूसरे देशों से सचेत रहें और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। ये तो रही हमारी जो नई राजनय। उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक राजनय। तो प्राचीन काल से उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक राजनय। तो सांस्कृतिक राजनय में क्या है, प्राचीन काल से ही विश्व में सभी देशों में सांस्कृतिक राजनय का सहारा लेते रहे हैं। मगर यह एक उच्च कोटि का कला है। सभी देशों को विदेश नीति में सांस्कृतिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान युग में राजनीति एवं सैनिक जटिलता को सांस्कृतिक राजनय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नए अध्याय लिखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध व सहयोग की बढ़ाने के लिए सशक्त एवं कमजोर तथा अमीर एवं गरीब राष्ट्रों के मध्य अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है। कहने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जब संस्कृति का आदान प्रदान या सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि क्या कला विज्ञान के आधार पर क्या किया जाता है, संधि समझौते का निर्माण कराया जाता है। तो इस प्रकार के क्या किया जाता है, व्यवस्था को सांस्कृतिक राजनय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है युद्धपोत राजनय। तो वर्तमान युग को क्या माना जाता है, युद्धपोत का युग माना जाता है और वर्तमान समय में इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या प्रत्येक देश भली भांति समझ चुका है यदि विश्व में अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी है। अर्थात अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को की रक्षा करने के लिए या अपने आप को, अपने प्रभाव को व शक्ति को सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए क्या है, एक दूसरे राज्य को प्रभावित करने के लिए प्रयासों में सफल होने के लिए क्या है, युद्ध का उद्देश्य नहीं होते हुए भी क्या है, वह आंतरिक साधन के रूप में शक्ति का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। और इसी प्रकार की जो व्यवस्था है उसे युद्धपोत का राजनय कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में भी कुछ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार वो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया, तो उन्होंने 11 देशों का क्या है, 11 देशों को राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर भारत में
क्या किया उन्होंने, भारत के पास जितनी शक्ति है उसे सबको दिखाया। इसका मतलब ये है कि वो भारत को ये दिखाना चाहता है कि भारत के पास कितनी मात्रा में ताकत है, कितनी मात्रा में हथियार है, ताकि कोई भी देश आसानी से भारत पर किसी प्रकार का हमला करने का काम ना कर सके। ये हो गया युद्धपोत राजनय, या कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार से राजनय को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं राजनय। राजनय में नई नई तकनीक और नए विकास। तो प्रत्येक क्षेत्र में समय के अनुसार से क्या होता है, विकास होती रहती है और नई नई प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार से राजनय में युग में समय के साथ साथ अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में राजनय का जो विकास है उसके तकनीक के नए अलग अलग नए कारण है, नए कारण हुए। तो सबसे पहला प्रकार नए विकास, नई तकनीक और नए विकास के जो कारण है या नए तकनीक है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहला है प्रजातांत्रिक नियंत्रण। तो प्रजातांत्रिक देशों में यह भी मांग की जाती है विदेश नीति तथा संधि वार्ता पर जनता का प्रतिनिधि का नियंत्रण रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रतिनिधियों नियंत्रण होना चाहिए। राजनय विदेश मंत्री तथा राजनय के अन्य अभिकर्ता जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए तथा उन्हीं के नियंत्रण में रहकर कार्य करें। उसके बाद समाचार पत्रों का महत्व आज वर्तमान समय में, वर्तमान युग में समाचार पत्र का भी जो स्वरूप है उसका महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके माध्यम से भी आज के वर्तमान समय में क्या है, जो किस तरीके से संधि या समझौते का निर्माण करना है वो भी क्या है आज वर्तमान समय समाचार पत्र के माध्यम से ही निर्धारण किए जाते हैं। उसके साथ साथ अटकलबाजियाँ, नए राजनय में अटकलबाजियाँ भी क्या है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साधारण अटकलबाजियों के समाचार पत्रों के माध्यम से की जाती है, परंतु इसका उद्देश्य दूसरों के मत को प्रभावित करना न होकर परखना होता है। यदि जनमत उस बात को स्वीकार न करे तो विदेश मंत्री राजू सारी जिम्मेदारी से बचते हुए ये घोषणा कर दे कि उन्हें इस विषय में कुछ पता नहीं है। उसके बाद आते हैं वाणिज्यिक महत्व के कारण भी आज वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संधि या समझौते का निर्माण करने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ प्रचार के अन्य साधन का महत्व भी बढ़ गया है आज वर्तमान से, किस तरीके से अपने जो संधि या समझौते के विश्व के विभिन्न देशों तक पहुँचाने का काम करेगा। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी क्या है आज वर्तमान समय विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संधि या समझौते स्थापित करने का या संबंध संचालन करने का भी एक मुख्य दायरा बन गया है। आज वर्तमान समय में जितने भी संधि समझौते होते हैं वो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगर अंत में देखें तो राज्य ने प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास आज वर्तमान समय में इसके सभी देशों ने करना प्रारंभ कर दिए। फिर भी आज वर्तमान समय में विभिन्न संधियों राजनयों के माध्यम से विश्व के सभी देश अपना उद्देश्यों को प्राप्त करने का काम करते हैं।